अंबेडकर नामक के पिछले एपिसोड में हम शरण कुमार लिम्बाले जी की अक्कर माशी की लेखकीय भूमिका पढ़ रहे थे, जिसे मैंने आधा छोड़ दिया था और अब मैं इसको पूरा पढ़ूंगी, जिसमें हमने जाना कि किस प्रकार अपने शिक्षा के शुरुआती दौर में शरण कुमार लिम्बाले जी जो थे वे दलित आंदोलन के प्रति आकर्षित नहीं थे, लेकिन ज्यों-ज्यों उनकी समझ बढ़ती गई वे दलित आंदोलन के प्रति आकर्षित होते रहे और इसी बात ने उन्हें प्रेरणा दी अपनी आत्मकथा लिखने के लिए। लेकिन अपनी आत्मकथा लिखने से पहले उन्होंने कई आत्मकथाओं को, मराठी की खासकर करीब करीब सारी ही आत्मकथाओं को पढ़ लिया था और उसके बाद वे चर्चा करते हैं कि किस प्रकार यदि किसी मराठी दलित लेखक को पुरस्कार मिलता है तो सबके पेट में कितनी मरोड़ उठने लगती है। और अब हम यहां से आगे पढ़ेंगे। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जौहार। फोर्ड फाउंडेशन की शिष्यवृत्ति अमेरिका से दी जाती है, मतलब दलित लेखक अमेरिका के हाथों बिक गया। तो इस तरह की बातें आम सुनने को मिलती हैं। पुरस्कार देकर दलित लेखक को खत्म करने की मुहिम शुरू हो गई है। ब्राह्मणी सौंदर्य शास्त्र के निष्कर्ष पर दिया गया पुरस्कार क्यों स्वीकार किया जाए? पढ़ने वालों की अपेक्षा लिखने वालों को अधिक सजग होना चाहिए। जिन्होंने आंदोलन चलाए, आंदोलनों के लिए लिखा, अंबेडकर तथा फूले जिनके आदर्श रहे हैं, ऐसे प्रतिबद्ध व्यक्ति भी बिक जाते हैं। तो यदि किसी और को ये सम्मान मिले तो वे सरकार के हाथों बिकता नहीं है, उसका सम्मान ही होता है। लेकिन यदि किसी दलित लेखक को मिल जाए तो वे बिकाऊ हो जाता है। दोहरी मानसिकता है जो पूरे दलित साहित्य के प्रति लोगों के मन में रहती है। मध्यम वर्गीय पाठक की ये शंकाएं हैं। पुस्तक की राशि सरकार की अर्थात जनता की होती है। पुस्तक देकर कोई किसी पर उपकार नहीं करता। दलित लेखक कभी पुरस्कार मांगने नहीं जाता, उसे वह मिल जाता है। साहित्य अकादमी के पुरस्कार की सूचना उठाईगीर के लेखक लक्ष्मण गायकवाड़ को दूसरे दिन मिली। साहित्य अकादमी आखिर है क्या, यह तक उन्हें मालूम नहीं था। दलित साहित्य को कभी गटर साहित्य कहा जाता था, अलबत्ता आज इसका सम्मान हो रहा है। पाठकों की रुचि बदलती जा रही है। दलित साहित्य पर ब्राह्मणी साहित्य का प्रभाव है, ऐसी टिप्पणियां होती हैं। कुछ आत्मकथाओं में मध्यम वर्गीय भाषा बिंब प्रतीक आए हैं। आठवणीचे पक्षी, यादों के पंछी की सहजता बलूता यानी कि अछूत में नहीं है। उचल्या, उठाईगीर की उज्जड़ भाषा उपरा में नहीं है। अक्कर माशी में ठोस यथार्थ की अपेक्षा कलात्मकता अधिक है। समकालीन साहित्य का प्रभाव प्रत्येक कलाकृति पर कम या अधिक मात्रा में होगा ही। इसके परिणाम पर विचार करना होगा, प्रभाव पर नहीं। दलित साहित्य समकालीन मराठी साहित्य का अगर अनुकरण होता तो इसकी इतनी चर्चा संभव ही नहीं थी। एक खास बिंदु की तरफ वे इशारा कर रहे हैं कि यदि इसके ऊपर जिस तरीके से लांछन लगाए जा रहे हैं मराठी दलित साहित्य के ऊपर, यदि वे दूसरे मराठी साहित्य या हम ये कह दें कि हिंदी की दलित साहित्य जो कृतियां हैं वे जो हैं हिंदी सवर्ण साहित्य का अनुकरण कर रही हैं, तो ये बात गलत होगी। यदि ऐसी कोई बात होती तो अपना ये अलग वर्चस्व बनाने में नाकाम रहती। भाषा, विधा, धर्मिता अथवा बिंब और प्रतीक समकालीन या पारंपरिक मराठी साहित्य से लिए गए हैं। इसीलिए दलित साहित्य पर मध्यम वर्गीय संवेदनाओं का प्रभाव है, ऐसा कहना अनुचित होगा। यह भी अपने आप में एक सच है कि दलित लेखक केवल अपनी बोली में ही लिखता है। उसकी ये बोली पाठक समझ नहीं पाता। पाठकों की समझ को लेकर लेखक को सोचना तो पड़ता ही है। इस कारण मानक भाषा स्वीकारनी पड़ती है। कुछ आत्मकथाकारों ने कुछ प्रसंगों में अधिक रंग भरा है, कड़क भड़क भरी है, उनकी आत्मकथा अधिक चर्चित हो। इस हेतु उत्तेजित करने वाले कुछ प्रसंगों की योजना उन्होंने जानबूझकर की है। कुछ वर्णनों का अनावश्यक विस्तार भी किया है। इस कारण दलित आत्मकथाओं की विशेष मुद्रा का एहसास भी होता है। कुछ आत्मकथाओं के कुछ अतिरंजित प्रसंगों के कारण सभी आत्मकथाएं झूठी हैं, ऐसा निष्कर्ष निकालना गलत ही नहीं, असंगत भी है। यदि किसी ने कुछ ऐसे प्रसंग डाल दिए हैं जो आपकी वास्तविकता से
मेल नहीं खाते हैं, तो इससे यह अनुमान लगाना कि सारे दलित लेखक ऐसे ही हैं, ये गलत बात है। ये बात बोली जा रही है यहां पर। आत्मकथा में सत्य का ही उद्घाटन होता है, परंतु उस सत्य की अभिव्यक्ति के लिए असत्य का आधार ग्रहण करना पड़ता है। आत्मकथाओं में आए विविध व्यक्तियों, स्थानों, गांव के नाम काल्पनिक ही होते हैं, होने भी चाहिए। मराठी की अन्य आत्मकथाओं की तुलना में दलित आत्मकथाओं में अभिव्यक्ति, यथार्थ जीवन अधिक भयावह व अमानवीय रहा है। अच्छे प्रसंगों से संबंधित व्यक्तियों को सही नाम दिए जा सकते हैं, परंतु अमानवीयता और यातना देने वालों के नाम दिए नहीं जा सकते। बलुनता यानी कि अछूत की सलमा तथा अक्करमाशी की शेवंता दोनों यथार्थ होते हुए भी उनके नाम काल्पनिक हैं। और यही बात मणिकर्णिका में उत्पल वर्णा या टामुन कहकर तुलसीराम जी भी लिखते हैं कि नाम नहीं लूंगा क्योंकि वे अभी भी अपने परिवार के साथ बनारस में रह रही हैं। उत्पल वर्णा के लिए टामुन के लिए उनके ये शब्द थे। उत्पल वर्णा के लिए भी यही बात वे कहते हैं। आत्मकथा का अर्थ जो जीवन जिया है, भोगा है और देखा है, इतने तक ही सीमित नहीं है, अपितु जो जीवन यादों में समाया हुआ है वही आत्मकथा है। ये यादें सच्ची घटनाओं से जुड़ी रहती हैं। कागज पर शब्दों का रूप लेकर ये यादें प्रतिभा के पैरों से चली आती हैं। इसी कारण बलुता प्रकाशित होने के बाद दया पवार को, उपरा के कारण लक्ष्मण माने को तथा उलच्चा के कारण लक्ष्मण गायकवाड़ को कई प्रकार की परेशानियां उठानी पड़ी। अपना यथार्थ, अपना वास्तविक जीवन लिखना सही मायनों में बहुत कठिन है। यदि मुझे लिखना पड़े तो मैं नहीं समझती कि मैं कभी इसको लिख पाऊंगी, क्योंकि दलित और फिर ऊपर से स्त्री, दोहरी मार, बहुत से ऐसे प्रसंग व्यक्तिगत तौर पर झेले होंगे जिसे शायद लिखा नहीं जा सकेगा। लक्ष्मण गायकवाड़ एक दिन मुझसे कह रहे थे, शरण 1 लाख रुपए बहुत महंगे पड़े, 1-1 रुपए में 1-1 गाली पड़ी। लाख रुपए मिले इसलिए समाज चिल्ला रहा है, परंतु इस 1 लाख में हमारी भी साझेदारी है। ऐसा कहकर लक्ष्मण गायकवाड़ के भाई ने न्यायालय में अर्जी दी थी। इस आत्मकथा में हमारा उल्लेख है, इसलिए हमें भी पैसे मिलने चाहिए। तो यह है हमारे दलित समाज की हकीकत। यदि यही आत्मकथा सवर्ण समाज से आती है तो लोग खुश होते हैं कि चलिए, हमारे भाई बंद होने के नाते हमारा भी उल्लेख करना नहीं भूले हैं। लेकिन हमारे दलित समाज में उन्हें हिस्सेदारी चाहिए हर चीज में, क्योंकि शायद दलित समाज का सच जो है वो इतना बेहतरीन नहीं है। उसका आगे जो जिक्र है अपनी बात कहने के लिए शरण कुमार लिंबाले जी ने जो बात लिखी है उसको ध्यान से सुनिएगा। दलित लेखक बंगले में रहता है, उसकी प्रतिबद्धता समाप्त हो गई है, ऐसी चिल्लाहट भी होती है। सभी दलित लेखक बंगले में नहीं रहते। मेरे संदर्भ में बात हो तो मैं आज भी किराए के मकान में रहता हूं। मेरा अपना खुद का मकान नहीं है। जिन लेखकों को बढ़िया मकान मिले हैं उन मकानों में वे रहेंगे, बढ़िया कपड़े पहनेंगे, परंतु उसकी चर्चा भी हो, यह आश्चर्य है। हमेशा लोगों को, दलित समाज के लोग यदि बढ़िया कपड़े पहनते हैं तो सवर्णों को तकलीफ होती है इस चीज से। दलित लेखक जिंदगी भर झोपड़ी में ही रहे, यह कैसा दुराग्रह है। आत्मकथा लेखन के बाद दलित लेखक रुक जाता है, ये बिल्कुल गलत आरोप है। 1-2 अपवाद छोड़ दें तो प्रत्येक दलित लेखक के नाम पर कम से कम 3 पुस्तकें मिलती हैं। कुछ की पुस्तकों की संख्या 15 के ऊपर गई है। असलियत यह है कि उनकी आत्मकथा ही अधिक चर्चित हो जाती है। इस कारण पाठक केवल उसी कृति से परिचित होता है। उस लेखक की अन्य पुस्तकें पढ़ने के चक्कर में वह पढ़ता नहीं। सभी लेखकों की सभी पुस्तकें उत्कृष्ट नहीं होती, 1-2 पुस्तकें ही उत्कृष्ट होती हैं। शरण कुमार लिंबाले जी की छुआछात है, दलित ब्राह्मण है, और उसके अलावा दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, जिसमें वे तर्कों के साथ अपनी बात रखते हैं, उसका भी मैं पाठन जरूर करूंगी, जिससे कि आपको पता चले कि सवर्ण समाज में या सवर्ण साहित्य ने जिस समाज को आगे किया है, जो उपमाएं झूठी झूठी दी हैं, वे कितनी फेक लगेंगी आपको जब दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र को आप जानेंगे। दलित लेखक सतत लिखते रहें का आग्रह वास्तव में दलित लेखक को रोबोट यानी कि यंत्र मानव समझने का हास्यास्पद प्रकार है।
प्रत्येक लेखक को अपनी दो अभिव्यक्तियों के बीच अंतराल रखना ही पड़ता है। एक चीज को करते करते आपका माइंडसेट जो है वो उसी में पूरा इन्वॉल्व हो जाता है। यदि आप आत्मकथा लिख रहे होंगे तो पूरा उसी के बारे में सोचेंगे। उससे बाहर आने के लिए भी समय चाहिए होता है। मैंने 2 दिन का समय लिया, लेकिन जब मैं तुलसी राम जी की आत्मकथा पढ़ रही थी तो जब वो खत्म हुई तो मेरा माइंडसेट जो था, मैं दूसरे ही दिन चाहती थी कि इस पुस्तक को, अक्कर माशी को शुरू कर दूं, लेकिन मुझे 2 दिन का समय लगा उस आत्मकथा से बाहर आने में और अक्कर माशी के लिए अपने आप को तैयार करने में। तो जब मेरे को पढ़ते वक्त ये सेटबैक हो सकता है, तो जब लेखक लिखता होगा तो उसको भी तो कुछ समय चाहिए उस सेटअप से बाहर आने के लिए। दलित लेखक आंदोलन से हट गया है, ऐसा भी एक आरोप लगाया जाता है। दलित साहित्य वास्तव में सामाजिक आंदोलन का एक हिस्सा है। दलित लेखक एक कार्यकर्ता भी है। वह साहित्य के माध्यम से समस्याओं को प्रस्तुत करते जाता है। अलावा इसके वे कहीं ना कहीं सरकारी सेवा में भी होता है। इस कारण भी उसकी अपनी मर्यादाएं होती हैं। सभी स्तरों पर एक ही व्यक्ति को लड़ना चाहिए, ऐसा आग्रह क्यों? ये बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। सारी लड़ाई की उम्मीद आप एक ही व्यक्ति से रखते हैं। दूसरे लोग क्या करें? दूसरे लोग अपनी जात छुपा के रहे तो वो सही है। दलित समाज के लिए कुछ ना सोचें, उससे अलग थलग हो जाएं, अपना उद्धार व्यक्तिगत तौर पे करने में यकीन रखते हो, तो जो व्यक्ति समाज के लिए जीता है खाली उसी से उम्मीद लगाएं, ये बात सही नहीं है। पुरस्कार के कारण लेखक को कुछ रुपए मिल जाते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं में उसके उठाए गए प्रश्नों की जो चर्चा होती है वह बहुत महत्व की होती है। उचल्या को अगर अकादमी पुरस्कार नहीं मिलता तो उसमें उठाए गए उचक्कों के जीवन से संबंधित प्रश्नों की चर्चा कदापि न हुई होती। यदि जूठन में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी इस तरह का जिक्र नहीं करते, वाल्मीकि समाज का के बात बात पे उन्हें चूहड़े कहकर जाति सूचक शब्दों के साथ गाली दी जाती है, तो वो समाज कभी सामने नहीं आ पाता। उसी प्रकार मणिकर्णिका में यदि मुर्दैया और मणिकर्णिका में जो समाज का जिस मानसिकता और सोच का तुलसी राम जी सामने लेकर आते हैं, वो एक अलग किस्म के सेटअप में है। और अक्कर माशी में यदि शरण कुमार लिम्बाले जी नहीं लिखते तो जो लोग नाजायज संबंधों से पैदा होते हैं उनकी पीड़ा जो होती है सामाजिक तौर पर भी और व्यक्तिगत तौर पर भी, वे सामने ना आती। तो इस लिहाज से अक्कर माशी का अपना अलग महत्व है। तो ये जो आर्टिकल था ये द केसरी पुणे 25/3/1990 का था, जो इन्होंने लेखक की ओर से परिचय में दिया है। उसके अलावा 3-4 ऐसे और आर्टिकल हैं जिसमें भरपूर आलोचना की गई है। जो आरोप प्रत्यारोप लगे हैं दलित लेखकों पर, उसके ऊपर चर्चा है। और उसके बाद अक्कर माशी शुरू होती है। तो आज ये पहला लेख मैंने समाप्त कर दिया है, जो 2 भागों में बना है। कल इसका दूसरा लेख हम लेंगे। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।